सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने वाले मुल्क चीन में आज जश्न का समा था। कोरोना वायरस का गढ़ वुहान आज मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। 76 रोज़ा मुकम्मल लॉकडाउन करके चीन और इसके अवाम ने दुनिया को ये बताया कि इस वबा को आखिर कैसे दवा के बगैर शिकस्त दी जा सकती है। दुनिया की ये वो वाहिद आप मुहल्लिक तरीन वबा समझ लें जो किसी दवा से नहीं बल्कि एहतियात के ज़रिए ख़त्म हो सकती है और ख़त्म करके दिखाया चीन ने ये साबित भी किया कि कोरोना से बचने का वाहिद हल लॉकडाउन और एहतियात है। अब दुनिया के कई ममालिक भी चीन को देखते हुए फॉलो करते हुए अपनी हिकमत अमली भी तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी कोरोना से बचाव के लिए काफ़ी मैं कह सकती हूँ कि इक़दाम किए। विफाक सूबों ने मिलकर हिकमत अमली बनाई, जिस हद तक काम कर सकते थे किया कर रहे हैं। सूबों ने अपने तौर पे हालात को देखते हुए फैसले किए, विफाक ने उनका साथ दिया या फिर कह दे कि मशवरा दिया। आज मुल्क में कोरोना के 4000 से ज़ायद मरीज़ हैं, सैकड़ों सेहतयाब भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और कई जाम भाग हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुताबिक अप्रैल के आखिर तक केसेस की तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। अलार्मिंग हो सकता है, ये सिचुएशन अलार्मिंग हो सकती है मज़ीद, और इससे बचने का एक वाहिद रास्ता है एहतियात एहतियात एहतियात, जो कि बार बार कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से भी। जितने भी सियासतदानों को आप टीवी पर देखते हैं, एंकर्स को देखते हैं, जितने नुमाइंदगान कॉरेस्पॉन्डेंट्स जितने भी एनालिस्ट हैं, सब आपको बार बार कह रहे हैं कि प्लीज़ एहतियात करें, लॉकडाउन का ख्याल रखें। समझे कि लॉकडाउन क्यों है, सोशल डिस्टेंसिंग आखिर क्यों है, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, कोरोना से बचाव के लिए। लेकिन पाकिस्तान में जो किया गया लॉकडाउन है, दूसरे ममालिक की तरह मैं यकीन से कह सकती हूँ उतना मौसर नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उतना कामयाब नहीं दिखाई दे रहा जितना उन ममालिक में दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के बावजूद सिंध में अवाम सड़कों पर मौजूद है, दीगर इलाकों में भी यही सूरत हाल देखने को मिल रही है। अब इसमें हुकूमत का कितना किरदार है और अवाम का कितना किरदार है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ताली दो हाथ से बजती है, ये हुकूमत है और ये अवाम है। यहाँ पे दोनों हाथ मिलेंगे तो ही हम मिलकर शिकस्त दे सकते हैं कोरोना को और इस जंग को जीत सकते हैं। हुकूमत इक़दाम करने में अभी तक कुछ लोग कह रहे हैं कामयाब नहीं हो सकी, या कह लें कि उस हद तक कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन मेरा साथ ये भी कहना है कि इसमें अवाम की बेपरवाही का अंसर भी शामिल है। इस पे बात करने के लिए जितने भी ये जो सवालात है, इसकी गुत्थी को सुलझाने के मेहमानों को मैंने स्टूडियो में दावत दी है, उनसे तारुफ करवा देती हूँ। पीटीआई से उस्मान बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, बसरा साहब वार्म वेलकम। और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। साबिर बलोच साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सदीक जान हमारे खुसूसी नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। और सदीक, आपने बड़ा करंटीना जो क्वारंटाइन करते हैं, सेल्फ क्वारंटाइन करते हैं, आपने बड़ा एंजॉय किया। इस पर भी आगे जाके बात करेंगे कि सदीक घर से बैठ के, ज़्यादातर आज भी देखें घर से बैठ के प्रोग्राम करें, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप घर से कर सकते हैं प्रोग्राम, अगर आप खुसूसी नुमाइंदे हैं, आप घर में DSNG मंगवा सकते हैं, स्काइप की फैसिलिटी है, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। अब ये नहीं कि जो एंकर्स स्टूडियो में जा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास घर पर बैठ के प्रोग्राम करने की ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम भी बड़ी एहतियात के साथ आते हैं, मास्क लगा कर आते हैं, प्रोग्राम के दौरान उतारते हैं, ये ग्लव्स पहने होते हैं, सैनिटाइज करते हैं हाथों को, और फिर घर जाने के बाद शावर ज़रूर लिया करें, वो लेना ना भूलें। अच्छा जी, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि लॉकडाउन किया गया और जनरल साहब, अगर मैं कहूँ कि इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं थी और मेरे ख्याल से बेहतरीन ऑप्शन थी लॉकडाउन, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर हैं, लोग लॉकडाउन को पता नहीं किसी किस्म का जुल्म या ज्यादती समझ रहे हैं। उनको अगर यही समझ नहीं आ रही कि उनके लिए लॉकडाउन किया गया, इससे इमरान खान को या गवर्नमेंट को या दूसरी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको किसी को कोई फायदा नहीं है, तमाम लोगों की अपनी सेहत के लिए एहतियाती तदाबीर हैं, ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक बड़ा ही गैर ईमानदाराना रवैया है, जहां आप अपनी जान की तो ठीक है हिफाजत उस तरह नहीं कर रहे, लेकिन समझने की बात यह है कि ये सिर्फ आपकी जान का मसला नहीं, या जिसको भी इन्फेक्शन है वो बाहर निकलता है तो दूसरों को भी इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से वबा फैल रही है। और आपने देखा कि पाकिस्तान में काफी तेजी से अब केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। शुरू में हुकूमत की तरफ से थोड़ी लापरवाही हुई या मैनेजमेंट जो ग्राउंड पे आपके इंतजाम वगैरह तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब लॉकडाउन किया गया है तो अगर हुकूमत आपके साथ नरमी बरत रही है कि उसको एक कर्फ्यू की शक्ल में नहीं इम्पोज किया, तो लोगों को तो तावन करना चाहिए अपनी जात के लिए, अपने बहन भाइयों की और उनकी जात के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है
कि यहाँ पे इस मामले की संजीदगी का वो एहसास नहीं लोगों में, बल्कि लोग लड़ रहे हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, कराची में खास तौर पे, कि वो धमकियां दे रहे हैं कि जनाब हम फलां तारीख से कारोबार खोल देंगे, आप बैठे रहें। फिर बाज लोग धमकी दे रहे हैं कि जनाब ये जो आपने रखा हुआ है, जो लॉकडाउन किया है, ये तो बेकार है, इसका फायदा क्या है। ये वो सारी जो गुफ्तगू है बेकार किस्म की, वो आपके लिए नुकसानदेह है। लोग ये नहीं समझ रहे। पाकिस्तान में जो मसला है ये कि आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज में या जहां भी ये वबा फैली है, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनके वसाइल पूरे नहीं हो सके। और पाकिस्तान में जहां मेडिकल फैसिलिटीज पहले कम है, अगर खुदा न खास्ता यहाँ चीज फैल जाए तो आप सोचिए कि यहाँ क्या हाल होगा। कोई संभाल सकता हूँ लेकिन ये ना इंडस्ट्रियलिस्ट के ना दुकानदार के समझ में आ रही है और ना ही आम आदमी समझ रहा है। तो मेरा अपना अंदाजा है, मेरी अपनी सोच ही कहती है कि बेहतर होता कि अगर हुकूमत 3 हफ्तों के लिए बड़ा सख्त किस्म का एक कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन कर देती, जिसमें कि मूवमेंट वगैरह लोगों की बिल्कुल खत्म हो जाती। 3 हफ्ते रो धो के लोग गुजारा कर जाते, उसके बाद आपको खोल देते। अगर आज आपको यही लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं नजर आता और ये हो कि केसेस आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो लाजमी बात है कि आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। जो 3 हफ्ते का एक कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन होता और वो नहीं हो सका, तो उसकी बजाय अगर आपको अब 18-20 हफ्ते का लॉकडाउन, यही दूल्हा लंगड़ा लॉकडाउन करना पड़ा, तो आप सोचिए कि ना तो इकोनॉमी में आपको फायदा हुआ, ना ही वबा ने जान छोड़ी। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ ये अपने अवाम का मिजाज देखते हुए हमें फैसला करना चाहिए था। यहाँ पे कभी भी ये जो ढीला ढाला लॉकडाउन है या जो हम समझते हैं कि एक शरीफाना किस्म का लॉकडाउन है, वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि लोगों में एहसास नहीं है और बीमारी बढ़ गई तो वो भी इल्जाम हुकूमत पे आएगा कि जनाब आप मरीजों को संभालें, तो कहाँ संभालेंगे। ये यहाँ पे तो वो इंतजाम है ही, इतने वसी पैमाने पे तुम्हारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। तो इसलिए अब भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि इफेक्टिव लॉकडाउन कर दें, क्योंकि ये लोग उस नरम लॉकडाउन को मेरा ख्याल है बहुत लाइटली ले रहे हैं, संजीदगी से नहीं ले रहे और बीमारी बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि रोजाना की बुनियाद पे बड़ा तेजी से लोग जो है वो कोरोना के शिकार। जनरल साहब आपका पॉइंट आ गया। बसरा साहब हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट करें। बसरा साहब आपने जनरल साहब की भी गुफ्तगू सुनी, बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छा मशवरा देते हैं, बहुत मुनासिब नपीतुली बात करते हैं। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही वो बात कर रहे हैं, फिर अब नरमी ना दीजिए, फिर प्रॉपर लॉकडाउन कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके इनवाइट करने के लिए। देखिए, एक तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से इस वबा ने दुनिया को हिट किया और जो एक नंबर्स हैं, जो स्टैट्स आप पूरी दुनिया के देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसके बाद हम यहाँ पे उसको उस तरह से हम उसके इफ़ेक्ट में नहीं हैं, उस तरह से हमें उसका नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर देखिए आप, अगर हम ये देखेंगे टेक्नोलॉजी वाइज, तो अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हिट ना होते, स्पेन, इटली और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर इसको हिट ना होते और ICU में ना जाते। लेकिन अगर हम देखें प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात करें, तो हमसे बहुत अच्छे प्रिकॉशनरी मेजर्स उन सोसाइटीज़ के अंदर आप चले जाएं। मैं अमेरिकी की फैमिली भी ज़्यादातर बाहर रहती है, वो इंटरेक्शन हमारा भी रहता है, हमसे बेहतर लॉकडाउन वहाँ पे है, लेकिन नंबर्स आर हाई। देखिए, एक हमें चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हम, एक तो क्राइसिस हमारा कोरोना का है, जो हम लॉकडाउन की सूरत में सारे बाजार बंद हैं, कारोबार बंद है, लोगों की थोड़ी बहुत रोड्स के ऊपर मौजूदगी है, वो जो बेचारे बड़ी ही अपने ज़रूरी काम की वजह से जा रहे हैं, कर्फ्यू नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबके सामने रखूँगा, देखिए हमारे मुल्क को अभी ये जो इस पिछले 1 हफ्ते से हम शुरू कर चुके हैं, गंदम की कटाई हो रही है। गंदम जो है वो अगले साल के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस ना खुदा न खास्ता पैदा हो जाए, अगर आप गंदम की कटाई के लिए जो मूवमेंट है उसको अलाउ नहीं करेंगे। इसमें मशीनरी मूव करती है, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर मूव करती है, इसको जब आपने संभालना है उसको, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है जो नीचे जाकर ट्रिकल डाउन इफेक्ट करता है। देखिए, एक चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है कि बहसीत कौम अगर हम इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपने आप को हाइजीन रखें, सैनिटाइज करें, लोगों से दूरी बना के रखें, लेकिन जो बाअमरे मजबूरी जो हमें मूवमेंट की अलाउ करना पड़ रहा है, जैसे अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ बेचारे गरीब मजदूर जुड़ा हुआ है। हमारी गंदम जो है अगर अभी मार्केट में जो आना शुरू हुई है, अगर ये डिले कर दें, काटेंगे नहीं, फसल ख़राब खुदा न खास्ता हो सकती है। तो मैं जनरल साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि हमारा जो मिजाज है, बेसिक कौमी मिजाज जो है हमारा, वो लापरवाह मिजाज है। हम चीज़ों को उसकी जो एक डेप्थ है उसको गेज नहीं कर पाते हैं और जल्दी से उतावले हो जाते हैं कि जल्दी बस हमें लॉकडाउन ख़त्म कर दें, मैंने बिजनेस खोलना है। भाई जब लोग ही नहीं आएंगे तो बिजनेस खोल के क्या करेंगे? और एक मॉडल जो चाइना ने आपके सामने सेट कर दिया है,
70 से 75 दिन का लॉकडाउन तो उन्होंने किया है एक इलाके को, तो फिर जाके उससे निकले। ऑलमोस्ट 2.5 महीने बनते हैं इसमें देखिए क्योंकि वो जिस इलाके में उनके वुहान को हिट किया वो इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है, वहां पे बहुत बड़ी एग्रीकल्चर मार्केट नहीं है। हम सेलिब्रेट करें कि हमने शिकस्त दे दी कोरोना को। देखिए इंशाल्लाह ताला मैं हमारी कौम भी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर है, सिर्फ अपनी कौम को ये समझाने की जरूरत है। देखिए जितना हुकूमत इसमें आपके लिए कर सकती है उसने किया है, आपका फर्ज हुकूमत से बहुत ज्यादा है कि आप अपनी कौम और हुकूमत के लिए कुछ करें। खुदारा ये जो देखिए इसमें एक तो डॉक्टर साहब आप डॉक्टर भी हैं और ये तो बात अब सब लोग जान चुके हैं कि इस वायरस की पूरी तरह एक आदमी में मौजूदगी और उसके हमले को 3 से 4 वीक जो एक वक्फा इसमें इन्वॉल्व है। तो हम एक बड़े क्रूशल पीरियड से गुजर रहे हैं जो अभी पीरियड है। एक गंदम वाला मसला है, वो हमें थोड़ी मूवमेंट को अलाउ करना पड़ रहा है गंदम के लिए, जो हमारी ज़री मूवमेंट है उसको। फिर जो इंडस्ट्री आपकी बंद है, ये जो कंस्ट्रक्शन केस में थोड़ा अलाउ कर रहे हैं, लेकिन हम एक क्रूशल फेज के अंदर है। इसमें लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, ना हम मैरिज हॉल्स खोल सकते हैं, ना पब्लिक प्लेसेस को खोल सकते हैं, ना गैदरिंग की इजाजत दे सकते हैं। बामरे मजबूरी जो नहीं बिल्कुल नहीं खोलेंगे, ना स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन जो बामरे मजबूरी जिस चीज को इजाजत दी है हुकूमत ने, जिसका अल्टीमेट ये ना खुदा ना खासा कोई इफेक्ट बड़ा आ जाए, उस हद तक इजाजत है। बाकी सब लोग बैठे अपने घरों के अंदर और इसको ऑब्जर्व करें। और आज फर्ज है मेरा अच्छा, एक चीज की इजाजत नहीं है, वो मैं सदीक आपसे पूछूंगी, फिर बसरा साहब का पॉइंट भी लूंगी। पहले साबिर बलोच साहब आपकी तरफ आती हूँ। सिंध हुकूमत ने भी लॉकडाउन किया, बल्कि क्रेडिट लिया, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, और हमने भी जहां अप्रिशिएट करना बनता है हमने खुलकर अप्रिशिएट किया कि ये जो बर वक्त इकदाम है इसकी जितनी तारीफ की जाए सिंध गवर्नमेंट की उतनी ही कम है। लेकिन साबिर साहब आपको क्या लगता है कि वहां पे जो दिहाड़ीदार अफराद है, खासतौर पर जो रोजमर्रा की बुनियाद पर जाते हैं, कमाते हैं, घर का चूल्हा चलता है, अगर रोजाना नहीं जाते हैं तो चूल्हा ठंडा पड़ा होता है, उनके पास राशन के पैसे नहीं होते, वो हम लोग की तरह ग्रोसरी जमा नहीं कर सकते कि ग्रोसरी 1 महीने की लेके रख ली। अब तो खैर सॉरी टू से लोगों ने 4-4 महीने की ग्रोसरी लेके रख ली अपने घरों में। ये तो दिहाड़ीदार अफराद हैं, कई रोज से फाका करने पे मजबूर हैं। और राशन की बातें मैं देखती हूँ, मैं बिलावल को भी सुन रही थी, आए दिन आपके तमाम बड़ों को सुनती रहती हूँ, वो कहती थी राशन सबको मिलेगा, लेकिन अभी शिकायत आ रही है सिंध से के लिए राशन नहीं मिल रहा। आप क्या कहेंगे? देखें डॉक्टर साहबा, बात यह है कि ये इतनी खतरनाक वबा दुनिया में फैली हुई है और पाकिस्तान भी उसका एक हिस्सा है, तो जाहिर है कि इसके इंफॉर्मेशन को जो है ना वो तो अफसोसनाक है। एक चीज आपको मैं अर्ज कर लूं, देखें बात यह है कि पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ पर सबसे बड़ी चीज लीडरशिप हो। लीडरशिप ऐसे मुल्कों पर उनका इम्तिहान होता है कि लीडरशिप ऐसे मुल्कों पर किस किस्म के इक़दाम करेगी और किस किस्म के लीडरशिप देगी। क्या वो लीडरशिप एक डिसाइसिव लीडरशिप है या एक डिसाइसिव लीडरशिप नहीं है? तो यकीनन बात ऐसे फैसले होंगे कि जिससे आम लोग वो मुतासिर होंगे और आम लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आप पाकिस्तान के दूसरे इलाकों को देखें, फेडरल गवर्नमेंट को देखें, पंजाब को देखें, फ्रंटियर को देखें, और यहाँ सिंध में जहाँ आप खुद रह रही है डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर अल्लाह की मेहरबानी से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी का वजीर आला से देखें ऑल द मिनिस्टर, वो सिंध में मैं खुद भी रह रही हूँ, कह रहे हैं गवर्नमेंट है। अच्छा, मुझे सुनाई नहीं दिया क्या कह रहे? जी जी। और वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब दे, जो फैसला चेयरमैन साहब देंगे वही उस फैसले पे वो अमल दरामद करेंगे। और सिंध में जो फैसले किए गए, जो साबिर साहब फैसले, ये लंबी लंबी बातें मुझे समझ नहीं आ रही इस टाइम पे। आजकल तो कोरोना की सिचुएशन है, मुझे सिर्फ इतना से सिंपल सा बता दे, मैं सादा सा एक बंदा, मुझे बता दे कि राशन क्यों नहीं मिल रहा बेचारे गरीबों को, ये बता दे। इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। चाहिए तो ये था वज़ीर आज़म साहब को एक कलेक्टिव डिसीजन लेनी चाहिए थी। अब क्योंकि उनकी तरफ से सिंध गवर्नमेंट, सिंध के सूबों से शिकायत आ रही है कि वहाँ पे राशन नहीं मिल रहा, बिलावल के दावे बड़े बड़े हैं, आप लोगों की पार्टी के दावे बड़े बड़े हैं, कराची जैसे शहर में, बड़े शहर में लोगों को राशन नहीं मिल रहा, छोटे शहरों की क्या सूरत हाल होगी? सिर्फ ये बता दें राशन तमाम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा नहीं है। देखो जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने की हुई है, बिलावल साहब ने जो पॉलिसी कल हमारे नुमाइंदगान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, डिफरेंट शहरों से, कराची से भी नुमाइंदे मौजूद थे, सलाहुद्दीन हैदराबाद से भी मौजूद थे। जी 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 प्लीज। आप जनरली देखें, आप जनरली देखें कि पीपल्स पार्टी ने जो इस अमली बनाई है, सुन रही साबिर साहब, किस्म के वो बातें भी सुन रही, मैंने पूछी नहीं, लॉकडाउन भी किया है, और आप देख रहे हैं कि लोगों को जो है ना वो लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। लोग हमारे इतने एजुकेटेड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है,
और लोगों को जितनी भी इमदाद पहुंचाई जा सकती कितने है, टेस्ट किए इन्होंने? लोगों को वो इमदाद पूछिए, आप कुछ पहुंचाई पूछना जा चाह रही रहे है। हैं? अच्छा बलोच साहब जरा ये बता दीजिए, लोग आज सुनना चाह रहे हैं कि आपके चीफ मिनिस्टर ने गरीबों को कितनी इमदाद दी है, कितना डाटा आपके पास है और आपने कितने लोगों तक राशन पहुंचाया है। खुदा के लिए हमें ये ना बताएं, पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, हमें बताएं कि आपने गरीबों के लिए अभी तक क्या किया है, आपने कितने टेस्ट किए हैं, आप मुझे बताइए। बात सुनने के बाद आप बात करें। एक तो आप जी हम सुन रहे हैं आपकी भाईजान, आपकी तो सुन रहे हैं। मांग रहे हो हमारे मुल्क की तो बदकिस्मती यही है, तो आपको पता भी नहीं कि मुल्क की आबादी कितनी है। लेकिन बात यह कि वो कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड। वो जो अमल होता है वो खुद बताता है। आप किसी भी जगह पे चले जाए पाकिस्तान वो के, अमल ही तो नजर नहीं ना वो आ रहा, अमल ही वर्ड से बता तो दें भाईजान, हमें वो अमलियात जो आप वहाँ पे कर रहे हैं, वो तमाम अमलियात जो सिंध में पड़े हैं, हमें जो बता देना। ना दुनिया को नजर आ रहे, ना सिंध में नजर आ रहे, ना कहीं तो नजर नहीं आ रहे अमलियात आपके। आप सियासी स्कोरिंग ना करें। चलें सदीक जान, ठीक है, साबिर बलोच साहब आपका पॉइंट आ गया। अब सदीक जान को मैं शामिल गुफ्तगू करती हूँ, हमारे बड़े स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है, मेरे प्रोग्राम के खुसूसी नुमाइंदे। सदीक मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सदीक पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी, वो भी पूछ लेती हूँ। ये साबिर बलोच साहब जो समझा रहे हैं, पहले तो मुझे समझाते हैं, आपको उनकी कुछ समझ आई है? मैंने सवाल कुछ पूछा था, जवाब मुझे कुछ मिल रहा है। मैं राशन की बात करना चाह रही थी, ठीक है, वो बड़े सीनियर है, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं सुनाई दिया। देखिए, इस सवाल का जवाब जो शैल रजा साहिबा हैं वो और सईद गनी साहब दोनों दे चुके हैं। जब उन्होंने किसी ने कोई तस्वीरें वायरल की कि देखें जी सिंध की हुकूमत जो है वो छोटे छोटे पैकेट में सामान तकसीम कर रही है, तो उन्होंने कहा कि शट अप, किसने कहा है कि हम खाना तकसीम कर रहे हैं? हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक बंदे तक भी खाना नहीं पहुंचाया, तो ये आप किस तरह कह रहे हैं कि हम ये थोड़ी थोड़ी चीजें तकसीम कर रहे हैं? उसके बाद सईद गनी साहब से पूछा गया कि सईद गनी साहब बताएं, उन्होंने कहा अभी हमने एक बंदे तक भी राशन नहीं पहुंचाया, ना हमारे पास लिस्टें हैं ना कुछ है। लिस्टें तो खैर पंजाब के पास भी नहीं है, वफाक के पास भी नहीं है, बदकिस्मती से हमारा सिस्टम आज तक ऐसा बना नहीं है कि लिस्टें मौजूद होती, लेकिन कम से कम वफाक ने एहसास प्रोग्राम के जरिए जिस तरह से 1 करोड़ 20 लाख फैमिलीज को 12,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो चीज नजर आ रही है। अब सिंध हुकूमत का मसला क्या है? सिंध हुकूमत का मसला ये है कि इनको मीडिया ने सिर्फ इमरान खान को नीचे दिखाने के लिए, सिर्फ उस्मान बुज़दार को जो है वो गंदा साबित करने के लिए और मुराद अली शाह साहब को बहुत अच्छा साबित किया, सिर्फ उस्मान बुज़दार की नफरत में और इमरान खान को नीचे दिखाने के लिए। लेकिन मसला यह है कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि देखें, सिंध में रहने वाले भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने पंजाब में रहने वाले पाकिस्तानी हैं। इसलिए ये पहले दिन से ये तकसीम नहीं होनी चाहिए थी कि देखें जी सिंध तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाब कुछ नहीं कर रहा, KBK कुछ नहीं कर रहा, बलूचिस्तान कुछ नहीं कर रहा। जब आपने ये काम किया तो अब लोग तो आपसे पूछेंगे कि आप अच्छे बन रहे थे, कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप बता दें कि आपने अभी तक कितने लोगों के घर राशन पहुंचाया? एक भी बंदे के घर राशन नहीं पहुंचाया। आपने अभी तक कितने लोगों को पैसे ट्रांसफर किए? आपने एक भी बंदे को पैसे ट्रांसफर नहीं किए। लेकिन क्रेडिट आप ऐसे ले रहे हैं क्योंकि आपके साथ कुछ लोग मिल गए और उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह साहब ने तो वो काम दिखाया है कि WHO वाले कह रहे हैं कि ये हमें बंदा चाहिए, पूरी दुनिया में हमने इसके जरिए इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। बाकी कोई सिंध हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो मीडिया की हद तक बहुत अच्छी है। हाँ, कुछ चीजें उनकी अच्छी थी भी सही, उन पे मीडिया ने उनको क्रेडिट भी दिया, हमने भी क्रेडिट दिया, लेकिन इस मामले में लोगों को राशन पहुंचाने के मामले में, लोगों को बर वक्त इमदाद पहुंचाने के मामले में हमें सिंध हुकूमत की कोई कारकर्दगी नजर नहीं आ रही। भाई बात सुनो नुमाइंदे खसूसी साहब, बात यह है कि आप एक चीज को गौर करें कि जो लॉकडाउन सिंध में है, जो कराची में किया गया है, ये इंटीरियर सिंध में किया गया है, वो लॉकडाउन वो पाकिस्तान के किसी हिस्से में आपको नजर नहीं आ रहा, सिवाय इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में। लेकिन मसला देखो, आप कहते हैं कि किसको क्या नहीं मिला। अब कराची, आपको पता है कितना बड़ा शहर है, कराची की आबादी कितनी बड़ी है, और कराची में जो इंडस्ट्रियल लेबर है या जो दूसरे जो पोर्ट के जो लेबर हैं, जो दूसरे लोग हैं, इनको पीपल्स पार्टी किसी किस्म की क्रेडिट जो है ना वो अपने सर पे उस तरह नहीं ले रही कि जिस तरह आप समझते हैं कि जी के टीवी पे आके ये बोले। मैं पहले भी आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये मुराद अली शाह नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, ये बिलावल भुट्टो साहब है जो बैठे हुए हैं और हर चीज पे निगाह रखे हुए, वो अपने लोगों से काम लेना जानते हैं और अपने लोगों से काम दे रहा है। साबिर साहब, भाईजान निगाह जरा गरीबों पे भी कर लें, बलोच साहब गरीबों पे भी निगाह कर लीजिए। मैं जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। जनरल साहब आपने सबके पॉइंट सुने, सदीक जान की भी बात सुनी, साबिर बलोच साहब की भी बात सुनी। साबिर बलोच साहब ने बड़े तंजिया स्टाइल में सदीक आपको नुमाइंदा खुसूसी का, ऐसे तो मैंने भी कभी आपको इंट्रो नहीं करवाया। जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? ठीक है जी, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जहाँ पुलिस स्टेशन बनती है सिंध गवर्नमेंट की, लेकिन जनरल साहब ये जो बातें कर रहे हैं
जो लोग दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूर हैं, जिनको घर में राशन चाहिए, खाना चाहिए बच्चों के लिए, इन बातों से उनका पेट नहीं भरेगा। सिंपल सी बात। देखिए, जहां तक सिंध का ताल्लुक है, क्वारंटीन का इंतजाम इन्होंने शुरू में सबसे पहले इन्होंने किया था और बड़ा अच्छा इंतजाम था इनका क्वारंटीन का, और उसका फायदा भी इनको हुआ। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि अब स्टेज है, वहां पे लोग तंग आ गए। ताजर कह रहे हैं कि जनाब 15 अप्रैल से हम अपनी दुकानें खोल देंगे, आपने जो करना करते रहें। इसी तरह वहां पे और भी लोग सड़कों पे फिरते नजर आ रहे हैं, तो वो लॉकडाउन उतना इफेक्टिव नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इनके जो केसेस आ रहे हैं सामने, वो निस्बतन कम है, पहले की निस्बत थोड़ा उसमें कुछ कंट्रोल नजर आता है। जहां तक राशन वगैरह पैसे की तकसीम का ताल्लुक है, वहां पे कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि आप देखिए कि ये मुखय्यर हजरात कराची में बहुत हैं जो कि खुद दे रहे हैं, लेकिन वहां आपने देखा कि वो लूटमार का समा है कि लोग एक ही आदमी जो है वो कई सोर्सेज से राशन वसूल कर रहा है और जमा करके तो बैठे हुए हैं। बार सूरत मुखय्यर हजरात कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अभी गालिबन इस तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई, और वो होगी तो नजर आ जाएगी, पता लग जाएगा। उसके मुकाबले में आप देखिए कि पंजाब में केसेस ज्यादा निकल रहे हैं, जल्दी निकल रहे हैं, और यूं लग रहा है कि पंजाब में शायद ये शुरू में जो कमजोरी दिखाई, क्वारंटीन वगैरह के इंतजाम नहीं थे, उसके नतीजे में आज उनको मसाइल आ रहे हैं। बाकी पूरे पाकिस्तान में हालत उतनी खराब नहीं है, लेकिन पंजाब में आप देखिए कि या दूसरी जगहों पे भी एहसास प्रोग्राम के तहत जहां जहां भी, कराची में, पंजाब में, सिंध में, मेरा ख्याल सब जगहों पे पैसे तकसीम होंगे। वो सिस्टम कल से चल निकलेगा। वो उसमें भी थोड़ी डिले हुई है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज सिस्टम है, और उसके तहत जब कल लोगों को पैसे मिलने शुरू होंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारा जो लोगों में एक इश्तियाल सा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और तवक्को है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये पहुंचेंगे, और एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ये पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। वो अच्छा, उम्मीद है कि ऑर्गेनाइज वे भी चलता रहेगा, तो उससे क्योंकि हमारे यहाँ चीजें ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही होती, इस वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, प्लानिंग बड़ी वीक होती है। दादा कुछ मुझे कहा आपने? जी जनरल साहब, जी जनरल साहब, मैंने आपसे पूछा, आपने ऑर्गेनाइज का लफ्ज यूज किया। ये जो ऑर्गेनाइज्ड है, वाकई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड होगा आपको लगता है? क्योंकि हमारे यहाँ हम वीकनेस हमारी क्या, हमारी कमजोरी क्या, मार खा जाते प्लानिंग से, कि हमारा नीयत अच्छी होगी लेकिन हम प्लानिंग इतनी बुरी करेंगे, ऑर्गेनाइज कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, राशन तकसीम का तो सिस्टम वो अभी तक आप देख लीजिए कि किसी का भी ठीक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो एहसास प्रोग्राम के तहत पैसा जो ट्रांसफर करना है वो सिस्टम मौजूद है, बिल्कुल। और वो मेरा ख्याल है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट में जिन लोगों को जा रहा है, जो इन्होंने इसमें वहां से नहीं है, उसी सिस्टम के तहत दे रहे हैं, तो वो इफेक्टिव है, वो ठीक हो जाएगा। तो पता नहीं किस किस को चला गया, आपसे मेरे से ज्यादा खाते पीते लोग होंगे बसरा साहब, आप भी क्या होंगे उनके साथ? 8.5 लाख में तो एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैसे आदमी को मिला जो लैंड क्रूजर पे फिर रहा था बेचारा, और बहुत बेचारा था, बिल्कुल बहुत बेचारा और था, वाकई डिजर्व करता था, डिजर्विंग था, बड़ा डिजर्विंग था। चलिए ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक अहम सवाल मैं पूछूंगी बसरा साहब आपसे भी, बाकी 3 मेहमानों से भी, कि कल हम प्रोग्राम कर रहे थे, मेरे नुमाइंदगान हमारे साथ थे हमारे बोल के, तो पता चला कि मुखय्यर हजरात जो मदद कर रहे हैं उनको भी मदद नहीं करने दी जा रही, उनको भी कहा जा रहा है प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करें, यहाँ जाए वहाँ जाए फिर आप मदद कर सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ब्रेक के बाद इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करें। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद है, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी मैं ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुस्तफ़ा कमाल से वार्म वेलकम। आपसे जानना चाहूँगी कि सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन किया, बहुत से लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मीडिया ने भी अप्रिशिएट किया कि जी बहुत अच्छा बर वक्त आपने इकदाम किया, लेकिन इस लॉकडाउन से फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। लोग तो अभी भी बाहर हैं, लोगों को तो लगता है कि पता नहीं अभी कोई जश्न चल रहा है, कोई ईद चल रही है, बाहर जा रहे हैं, जो अंदर है वो कह रहे हैं हम बोर हो गए, हमें किसी तरह बाहर निकालें। आप क्या समझते हैं कि इस लॉकडाउन से हम वो अचीव कर पाएंगे जो चाइना ने अचीव किया 75-76 दिनों में? देखिए, चाइना के लॉकडाउन में और हमारे लॉकडाउन में फर्क है, और वो कि चाइना ने जब लॉकडाउन तो उन्होंने पूरा लोगों के घर पे अंदर रहने का पूरा पैकेज दिया, ऐलान करके छोड़ नहीं दिया। उन्होंने तमाम चीजें कि एक इंसान को जो जो जरूरियात हो सकती हैं, जो चीजें जो मसाइल हो सकते हैं, उसका पूरा एक पैकेज, एक पूरी सीक्वेंसिंग के साथ उनको एक तमाम चीजें दी। और फिर डेफिनेटली हमारी कौम में और उस कौम में थोड़ा सा फर्क भी है। तो हमारी हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है, लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन हुआ।
लेकिन लॉकडाउन होने के साथ साथ जो ठीक। एक इंसान की जरूरियात है, एक पूरा पैकेज है कि भाई बच्चों की फीस कहाँ से जाएगी, लोगों को तनख्वाहें कहाँ से मिलेंगी, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को पैसे कहाँ से मिलेंगे, इंडस्ट्रीज जितनी हैं उनके जो ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं सारे, उनकी कॉम्पनसेशन कैसे होगी, वो फिर लोगों को निकाल रहे हैं, लाखों लोगों को निकालने जा रहे हैं, लोगों को तनख्वाहें नहीं चाहिए, तो किराएदार को किराया नहीं मिल रहा, मालिक मकान को पैसे, तो ये कैसे साथ, इसका पैकेज आके गवर्नमेंट ने दिया नहीं है, सिर्फ ऐलान करके छोड़ दिया। और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की आपस की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रही है। वो दोनों हमारी हुकूमतें एक पेज पे नहीं रही। जब एक आम आदमी मुल्क का देखता है कि मेरा वजीर आजम कुछ और कह रहा है, वो कह रहा है नहीं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, और मेरा वजीर आला कह रहा है कि नहीं लॉकडाउन होना चाहिए, तो फिर मैं तो वैसे इजी ले लूंगा तमाम चीजों को, उसकी सीरियसनेस मेरे दिलो दिमाग में कम हो जाएगी। वो ब्लेम नहीं कर सकते हम डॉक्टर साहबा, हम जो है वो हमें पूरा गवर्नमेंट को पैकेज देना पड़ता है और गवर्नमेंट को एंड टू एंड सोल्यूशन देना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली ठीक है, बहुत अच्छा कदम उठाया, लॉकडाउन किया, चीजें हुई, उससे चीजें रुकी भी हैं, लेकिन आगे की बात नहीं की गई। उसका तरीकेकार इंडस्ट्रियल भी परेशान है और मजदूर भी परेशान है। तो मुस्तफा साहब, आपके दिमाग में क्या इसका सोल्यूशन है, क्या हल है, क्या हो सकता है, मुझे बताइएगा। अगर हम मुकाबला करें अपना उन ममालिक के साथ, आप देखिए उन ममालिक ने घुटने टेक दिए जहाँ पे किसी फैसिलिटी की कमी नहीं है, लेकिन हम अगर पाकिस्तान का मुकाबला उन ममालिक के साथ करें, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास पिछली जो हुकूमतें काम करके गई हैं, आपको पता है कि क्या करके गई हैं, इतना ज़्यादा कर्जा हमारे ऊपर है, तो आपको लगता है कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? करेंगे तो कैसे? दो बातें, एक तो जिन मुल्कों का आप मिसाल दे रही हैं उन जैसे मसाइल यहाँ पर अभी आए नहीं हैं। अगर 3.5 लाख केसेस यहाँ पर आ जाए खुदा ना खास्ता, तो फिर जो मैं और आप ये वाली बातें नहीं कर रहे होंगे ना। हमारे यहाँ अभी पूरे टेस्ट ही नहीं हो पाए, तो हमारे यहाँ तो वो प्रॉब्लम उस तरह की हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं, इसलिए कि जो प्रॉब्लम वो फेस करें वो प्रॉब्लम हम उसका। चले, मैं कहती हूँ यहाँ पे शुक्र अदा करें कि हम गैर खालिश के इतने आदी थे कि कोरोना ने हम पे उस तरह अटैक ही नहीं किया। साफ सुथरे मुल्कों पे ज्यादा अटैक किया, हमारी इम्यूनिटी ज्यादा थी। नहीं, ये वजह नहीं है। इम्यूनिटी जो है वो रब ने अभी अब फर्स्ट हमें पूरी तरह से इम्तिहान में नहीं डाला, तो इसको हमें टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमें माफी मांगते रहनी चाहिए, रब से मांगते रहना चाहिए। नो डाउट, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इम्यूनिटी वगैरह सारी जो है सारी हो जाएगी सारी, अगर जो है और एहतियात भी करनी चाहिए। हम पर अगर हम पर डाली दिया तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि आप कह रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं पहले दिन से कहता चला आ रहा हूँ कि एक वजीर आजम और 4 वज़ीर आला एक साथ बैठें, और जब वो बाहर आए फॉर्म से बात करें तो चारों 5 अफराद एक बात कर रहे हैं, एक पॉलिसी हो। नंबर 1। नंबर 2 ये कि तमाम मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट और तमाम लोगों को आपको साथ बिठाकर आपने फैसला कर लिया और बाद में आप मशवरे करें। भाई पहले आप SOPs हमें बनानी पड़ेंगे, प्रोटोकॉल हमें बनाना पड़ेगा, और हमें उन तमाम चीज़ों को सामने रखकर हर जगह की हर इंडस्ट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। हमें मुस्तफा साहब, आपने आसानी से कह दिया कि पहली बात ये कि ये चारों इकट्ठे बैठे प्राइम मिनिस्टर के साथ और ये बैठ के बात करें और फिर बाहर आए तो एक पेज पर हो, ये आपको पॉसिबल लगता है? तो फिर हमें ये तो मसला है कि एक पेज पे आता ही नहीं है। अगर हमें तबाही और बर्बादी का फिर इंतजार करना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते, सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इस दौर में भी इतने मसाइल के बाद, इस तरह के क्राइसिस के बाद, जहाँ पर आपको कह रही कि दुनिया ने घुटने टेक दिए, यही डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो मजाक उड़ा रहे थे चाइनीज का। हम अपनी जो जिद है, जो हम इतने स्टबन हो जाते हैं, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना को शिकस्त देने के लिए एक होना पड़ेगा ना। चले कोरोना को शिकस्त देने के लिए एक हो जाए सब, बाद में लड़ते रहिएगा जब कोरोना चला जाएगा। जी, अगर नहीं होंगे तो फिर जो है वो तबाह बर्बाद होगी। इसके अलावा कोई दूसरी बात। ये बसरा साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ से। जी बसरा साहब। देखिए, मैं बिल्कुल अभी समझता हूँ कि ये वो वक्त नहीं है कि जब हम अपने पॉलिटिकल राइवलरीज़ को जो है वो हवा देना शुरू कर दें। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बड़ी अर्ली मीटिंग्स के अंदर ये क्लियर कर दिया था कि इसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। इसलिए आप देखें कि जो सिंध के अंदर एक गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने पूरी शिद्दत से खिदमत नहीं रेटिंग की दौड़ी है। हम तो उसको अभी भी काउंटर नहीं कर रहे। अभी मैं बलोच साहब हमारे साथ थे। मेरा ख्याल है हमें अपनी तमाम चीज़ों को ख़ास तौर पे अपनी पॉलिटिकल राइवलरीज को क्वारंटाइन कर देना चाहिए। ये वक्त है कि हमें तमाम सूबों को, उनके वज़ीर आला को, हमारी आवाम को अपने वज़ीर आज़म, अपनी हुकूमत के साथ डट के खड़ा होना चाहिए। देखिए, आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बेहतर फ़ैसले ले रहे हैं। अल्लाह के फजल के बाद अगर हम महफूज हैं तो हुकूमत ने कहीं कुछ अच्छे प्रिकॉशनरी मेजर्स, प्रिएम्प्टिव मेजर्स कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि जिसमें बसरा साहब कह रहे ज़ाहिर बात है हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट करें, वो तो यही कहेंगे कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं। आप कितने नंबर देंगे कोरोना सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? इमरान खान साहब को कितने अच्छे फैसले उन्होंने लिए और कहाँ पे वो मार खा रहे हैं?
देखिए जी, मैं यहाँ पर आपने मुझे बुलाया है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो टेलीफोन पे हूँ कि कौन बैठा हुआ है कौन नहीं बैठा हुआ। आपके पास से कॉल आई और मैं आपके फोन पर आ गया हूँ। मैं तो किसी को काउंटर करने या मुझे किसी से बहस करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। और मैंने जो बात की है, मैं अपनी बात पर कायम हूँ और डेफिनेटली जो है वो जो मुल्क का बड़ा होता है, हमने उसी को हमने तो पहले दिन तमाम हुकूमतों, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट दोनों की अंडरटेकिंग सपोर्ट की है, लेकिन जो मुल्क का बड़ा होता है उसी को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करनी होती है, उसी को सबको मिलाना होता है। उसी को मैं आपसे बात कर रहा था, बात कट गई। चाइना के अमेरिका के प्रेसिडेंट मजाक उड़ा रहे थे चाइना का, लेकिन उन्होंने जब इस क्राइसिस आया उन्होंने फोन उठाया और चाइना के प्रेसिडेंट को फोन कर दिया। हम ये सीन देखते हैं कि ACC एक बुलाई जाती है, हुकूमत वज़ीर आज़म साहब उसमें खिताब करते हैं और उसके बाद ओपोजिशन की बात सुने बगैर चले जाते हैं। ये अच्छे साइन नहीं है, आज के क्राइसिस में अच्छे साइन नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। यहाँ पर तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए, तमाम लोगों की, ताकि सब लोगों की ओनरशिप आए, एक एक इंसान की ओनरशिप चाहिए। सर मैंने 21 मार्च पे कहा है, 21 मार्च को, कि भाई इस मुल्क को आप एक दिन में एक ऑर्डर के तहत आप 1,50,000 लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, उनको आप एक्टिवेट करें कि आप ये रिलीफ पैकेज किसी और जरिए से नहीं पहुंचा सकते। और उसके नीचे तमाम पार्टीज के लोग नीचे एक कमिटीज बने यूनियन काउंसिल लेवल पर, लेकिन डेफिनेटली फिर हम देखते हैं कि टाइगर फोर्स की बुनियाद डाली जाती है। और फिर बाद में हमने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म साहब अपने लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये मौका है अपने हल्के मजबूत करने का, इन टाइगर फोर्स के लिए अपने हल्के मजबूत किए जाए। मुझे समझ में नहीं आती इस वाली बात की कि मैं इस पे थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा टाइगर फोर्स को। वो मेरे ख्याल से रिस्पांस को माइंड कर रहे हो, मैं किसी को काउंटर करने के लिए नहीं, उन्होंने स्पेसिफिकली उन्होंने टाइगर फोर्स की बात की। मैं सिर्फ ये, अच्छा मुस्तफा साहब एक मिनट, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ। मैं आपको जरा बता दूं, यहाँ पे मेरे साथ जनरल अमजद शुएब साहब सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, उस्मान बसरा साहब PTI से मौजूद हैं, सदीक जान को आप जानते होंगे हमारे खुसूसी नुमाइंदे, ये तीनों भी मौजूद हैं। अब वो कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि आपने जिक्र किया और एक लफ्ज़ बोला तो उन्होंने कहा मैं इसका जवाब देना चाहूँगा, जरा तहम्मुल से सुन लीजिए। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें असल में हम जो एक प्राइम मिनिस्टर की सोच है, हम उसको दोबारा मैं कहूँगा माजरत से पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं। आप देखिए कि एक मुल्क के वज़ीर आज़म मुश्किल की घड़ी के अंदर एक पूरे सिद्ध के दिल से ये ऐलान करते हैं कि आप आगे आएँ, जो नौजवान हैं, जो हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा हैं, तो अपनी कौम के नौजवानों को बुलाना कि आप रज़ाकाराना तौर पे इस मुल्क के अंदर ये दागबिल डाली प्राइम मिनिस्टर ने कि जब भी यहाँ खुदा न खासा कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, हमारे पास रज़ाकारों की फोर्स है ही नहीं, लोग जहाँ वॉलंटियर नहीं करते। वो एक दूर अंदेश आदमी है, उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर ये मुश्किल आई है, चलो इसमें एक चीज़ इनिशिएट करते हैं कि लोग जो यंग जनरेशन है वो आए रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को पेश करे काम के लिए। और इसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के ज़ाती पेज या उनकी वेबसाइट पर नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सिटीजन पोर्टल के ऊपर कहा कि जो मर्जी आए, किसी भी सियासी पार्टी का है, सिर्फ पाकिस्तान के शहरी हो, 18 साल से बड़ा हो, आए इसमें खिदमत करे, अपने मुल्क के नौजवानों को मुश्किल में कहना कि आप आके अपनी ही कौम को संभालें, ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। और जो उन्होंने बात की उसको मुस्लिम लीग नून ने गलत मदद कर दिया कि वो जब उन्होंने गवर्नर उसके अंदर वहाँ पर हम सब मौजूद थे, उन्होंने कहा ये वक्त है कि पॉलिटिशियन को चाहिए कि वो बढ़ के खिदमत करें ताकि वो लोगों के अंदर पेनिट्रेट करें, अपने हल्के मजबूत करें। उसका और टाइगर फोर्स का बात कोई ताल्लुक नहीं। पॉइंट आ गया, ठीक है जी। जनरल अमजद शुएब साहब आपने भी सुनी मुस्तफा कमाल साहब की गुफ्तगू, अगर आप कुछ ऐड करना चाहे मुस्तफा साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ जी। नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए कोरोना जो है, जो प्रॉब्लम, जो वबा आई है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, ये कौमी मसला है। तमाम पाकिस्तान के पाकिस्तानी इससे अफेक्टेड हैं। तो होना यही चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर तमाम ये चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को, आज़ाद कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के, उनको बुला के इकट्ठा करके एक पॉलिसी वज़ा करते। और जो आपने वॉलंटियर्स भी अगर जमा करने हैं तो उन्हीं को कहा जाता है कि जनाब आप वॉलंटियर्स जमा करें, हम सेंट्रली उनको डायरेक्शंस भी देंगे और सेंट्रली उनको फैसिलिटेट भी कर देंगे। तो ये काम अगर इस तरह किया जाए कि वो कौमी सतह पे नजर आए कि यकजहती के साथ किया जा रहा है, तो वो कामयाब होगा। वरना हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन उसका ड्रॉ करेंगे और एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, तो ये यूं लगेगा जैसे कोरोना पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी काविश है या उन्हीं की एफर्ट। आपने देखा कि साबिर फिरोज साहब किस तरह प्रोजेक्ट कर रहे थे सिंध के मसले कि वो कैसे बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि जनरल साहब विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट,
अगर हम चीफ मिनिस्टर्स को बुला के कहते हैं कि आप हमें ये सारी टाइगर फोर्सें बना के दें, तो फिर तो वहां पे सियासी कंपटीशन शुरू होता कि जाम कमाल अपनी एक फोर्स लेके आ रहे हैं और किसकी फोर्स ज्यादा अच्छी किसकी है। फोर्स ज्यादा। हमने तो सेंट्रलाइज कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये ओपनली वेबसाइट है, इसके ऊपर जो मर्जी आए ताकि किसी को टैग न किया जा सके। फिर सिंध के लोग आए थे कि मैं ले आया। मुस्तफा कमाल साहब जरा ये बताइएगा कि अवाम के एटीट्यूड को आप कहाँ देखते हैं? अवाम का एटीट्यूड आप देख रहे हैं कि अवाम कहते हैं जी हमें बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। एक सेकंड जिनको राशन नहीं मिल रहा, दिहाड़ीदार मजदूर है, उनका रोना जायज है, लेकिन बहुत से लोग जो मिडिल क्लास हैं, जो खाते पीते, वो कहते हैं मैं बाहर जाने हैं, पार्क बंद कर दिए, बाहर घूमने फिरने नहीं दिया जा रहा। उनके एटीट्यूड को आप कैसे देखते हो? कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे। और सॉरी टू से ये बात मतलब मैं तो नहीं मानती, वो कहते हैं साजिश है। बहुत से लोग ऐसे पढ़े लिखे जाहिल, अरे कुछ कोरोना नहीं है तो साजिश है, मतलब वो समझ नहीं रहे कि कोरोना क्या चीज है। नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए, अब आप सॉरी मेरी बात मैं अभी कंप्लीट करता हूँ। आपने क्योंकि मुझे अभी इस गुफ्तगू में और तमाम लोगों की चीज़ों में, बातों में शामिल कर ही दिया है, तो मुझे फिर अभी मैं बात कर लेता हूँ इस पर। देखिए, मैं आपकी बात पे आता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ये मुझे थोड़ा सा इस पर बात करना ये कि बात करनी है कि ये जो बात कर रहे हैं जो साहब हमारे PTI के जो हमारे दोस्त हैं कि भाई वज़ीर आज़म साहब के बड़ा विजनरी उनका वो है और सारी बातें हैं। ये वज़ीर आज़म साहब ही हमें जो है वो लोकल गवर्नमेंट की अफादियत बताते रहे पिछले 22 सालों से कि जो है वो लंदन में मेयर सिस्टम कैसे चल रहा है और फला जगह कैसे चल रहा है। अभी इलेक्टेड ये जो टाइगर्स आएंगे वो इलेक्टेड लोग नहीं होंगे, उनको क्या पता होंगे क्या काम करेंगे, क्या ट्रेनिंग होगी। आपके पास मुल्क में 1.5 लाख लोग यहाँ पर इलेक्टेड मौजूद हैं काउंसलर की शक्ल में, जो कि एक एक गली में आपको भी मुल्क में चाहिए क्या? 2 बातें चाहिए। एक तो आपको ये पता करना है कि आपके मुल्क में बीमार कौन पड़ रहा है, नंबर 1। दूसरा आपको ये पता करना है, आपको ये हुकूमतों जानना है कि किसको इमदाद पहुंचानी। 2 काम है, बेसिक सादा से काम है इस वक्त मुल्क के अंदर कि किसको इमदाद पहुंचानी है और कौन बीमार पड़ रहा है। अब ये 2 इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। पूरा मुल्क कहीं पे कोरोना कहीं पे भी जा सकता है, पूरे गांव में भी जा सकता है, शहरों में भी जा सकता है, डाउट में भी जा रहा है। और अटैक करते हुए पार्टी नहीं देखेगा कि तीर वाला निशान है, शेर वाला है, बिल्ले वाला। अब इसके लिए आपके पास ऑलरेडी इलेक्टेड लोग मौजूद हैं। मैं मान रहा हूँ कि वहाँ पर मसाइल है, पंजाब में सस्पेंडेड है। अच्छा ठीक है मुस्तफा साहब, 1 मिनट, इलेक्टेड लोग कितना काम करते हैं जरा बता दीजिएगा, दिल पे हाथ रखिए और बताइए। 1 मिनट, हमने कुछ अर्सा पहले जब कोरोना शुरू हुआ था, मेरे प्रोड्यूसर रजा सुन रहे हैं, हमने प्रोग्राम किया था, तस्वीरें चला के तलाश गुमशुदा का इश्तिहार दिया था मैंने, ऐसे नहीं चलेगा में कि बहुत से लोग इवन PTI के इलेक्टेड लोग वो निकलते नहीं थे बाहर। फिजा देखिए कि हम लोकल बॉडीज को ले आएंगे तो सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं। मुस्तफा साहब मैं वैसे बात कर रही हूँ, आप ये देखें जो असेंबलियों में बैठे हुए, मैं उनकी बात कर लेती हूँ, जो MPAs हैं, सूबाई असेंबलियों में बैठे हुए, प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स हैं, वो कहाँ निकले हैं बाहर लोगों को सपोर्ट करने के लिए? कुछ भी हो जाए वो जाके कहीं गायब हो जाते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है दूरबीन पकड़ के। मैं आज करूं जी मुस्तफा साहब, मैं बात कर लूं कंप्लीट, अपनी बात कर लूं जी तो जी प्लीज जवाब मिल जाएगा। मैं बात कर लूं कंप्लीट। जी 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 प्लीज। मैं ये कह रहा मैं यहाँ तक आया था कि देखिए अभी आपके मुल्क में एक, आप जज्बाती कोई भी ना हो, मेरी बात सुन ले, भले मेरी बात रद्द कर दें लेकिन सुन लें कि मैं क्या कह रहा हूँ, भले माने ना लेकिन सुन लें। देखिए आपने मुझे बुलाया है तो मुझे सुन लें। मैं मुल्क के, मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं बात कर रहा, मैं इस मुल्क के लिए बात कर रहा हूँ और मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जज्बात से हुए बगैर कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो एक एक पाकिस्तान के आदमी की और पार्टी की सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन चाहिए। इस लेवल का क्राइसिस, अभी तो क्राइसिस शुरू ही नहीं हुआ जनाब। अगर क्राइसिस शुरू हो गया ना तो सारी लफाजियां लोगों की, हुक्मरानों की एक तरफ रह जाएंगे, लोग गर्दनें काट रहे होंगे एक दूसरे की, फिर उसका कोई बात नहीं करेगा। अभी मौका है बात सुनने का और समझने का, और वो ये है कि एक जब तक सारी पार्टी के लोगों के ऊपर, मैं ये कह रहा हूँ ये जो कौन भले नहीं काम करते होंगे, भले करप्ट होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं फर्ज करें, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कराची हैदराबाद में MQM के काउंसलर हैं, MQM के मेयर हैं, मैं अपने कारकुनों को ये कहने के लिए तैयार हूँ कि जो जहाँ रह रहा है वो इस MQM के काउंसलर के नीचे जाकर अपनी सर्विसेज को जाकर जो है वो सरेंडर करे और उसके नीचे जाकर काम करना शुरू कर दे। इसी तरह से PTI बोले, इसी तरह से MQM बोले, इसी तरह से पीपल्स पार्टी PMLN बोले। जब एक काउंसलर के नीचे जो कि 4 गली का इंचार्ज होगा, वहां पर तमाम पार्टी के लोग उससे जुड़ जाएंगे, फिर उसको काम करना पड़ेगा, फिर उसको वो करप्शन नहीं कर सकता। उसको पता होगा कि किस घर में कौन बीमार पड़ रहा है, उसको सही पता होगा कि किस घर में इमदाद जानी चाहिए। ये नेशनल लेवल का बल्कि इंटरनेशनल लेवल का क्राइसिस है इस वक्त। हम सियासत के, इसलिए मैं अगर ये करता तो मैं कहता नहीं भाई ये सब लोग बेकार हैं, सब काम नहीं कर रहे, सब वो है। टाइम नहीं है इस वाली बात का चोर कहने का, ये टाइम, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे सबसे बदतरीन मुखालिफ इस शहर में कराची हैदराबाद,
इस वक्त बरसरे इख्तिदार हैं। मैं उनके अंडर में अपने कारकुनों को और मुझ समेत सब लोग काम करने के लिए तैयार हैं। जब तक आप ये जज्बा फीलिंग नहीं रखेंगे, खुदा न खास्ता अगर ये चीज बढ़ गई तो इस वक्त फिर टीवी पे कोई आएगा भी नहीं आपको जवाब देने के लिए। ये मेरा कहना है। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके टाइम के लिए, आपके एनालिसिस के लिए। जी सदीक, देखिए कि एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब ये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तमाम जमातों को, तमाम हुकूमतों को एक पेज पर लें। ये एक कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम है जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला, जिसमें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, ये सब मौजूद हैं और उसके अंदर सारी डिस्कशन होती है। एक बात तो ये है कि मसला क्या है पीपल्स पार्टी का या बाकी जमातों का, वो बार बार ये कहते हैं कि सबको एक पेज पर लाएं। और अब ये मैं आपको बता दूं कि शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन अब हमें ये नजर आ रहा है कि एक ही तरह के फैसले हो रहे हैं और उसी कमेटी के अंदर हो रहे हैं। दूसरा मसला ये है कि आज हमें बताया जा रहा है कि जी आप लोकल बॉडीज को एक्टिव कर दें दोबारा। जब 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात नीचे गए सूबों तक, उसके बाद सूबों ने नीचे ले जाने थे यूनियन कौंसिल लेवल तक, सूबों ने नीचे इख्तियारात दिए ही नहीं है। इसलिए लोगों को अब ये बिल्कुल ये बात अट्रैक्ट नहीं करती जब आप ये कहते हैं कि आप लोकल बॉडीज को एक्टिव कर दें। अगर सूबों ने लोकल बॉडीज को इख्तियारात दिए होते तो आज हुकूमत को अवाम मजबूर कर देते कि आप लोकल बॉडीज को बहाल करें, अगर इन्होंने सस्पेंड किया भी हुआ है तो। और मेरा ये ख्याल है, मुझे नहीं पता कि सिंध में क्या पोजीशन है, लोकल बॉडीज वहाँ पे अभी वहाँ पे हैं या नहीं है। अगर वहाँ पे हैं तो उनको किसने रोका है? लोकल बॉडीज के जरिए वहाँ पे लोगों की मदद करें उसको। मसला ये है, आप करना चाहें तो आप टाइगर फोर्स के जरिए भी कर सकते हैं, आप MNS MPS और अपनी जो ज़रिए इंतजामी है उसके जरिए और ब्यूरोक्रेसी के जरिए भी कर सकते हैं। आपके पास टीचर्स की भी हर यूनियन कौंसिल लेवल तक सरकारी टीचर, सरकारी एहलकार सब कुछ मौजूद है। मसला है कि अगर करने की नीयत है तो आप कर सकते हैं, ना करना चाहें तो आप लोकल बॉडीज क्या जो मर्जी बना दें, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो असल बात है नीयत की, जो करना चाहेगा कर जाएगा। अच्छी बात, बिल्कुल। देखिए मैं सदीक जान को सेकंड करूंगा। मुझे ये सदीक जान नहीं, आप साबिर साहब की तरह आपके नुमाइंदा है खुसूसी। मैं आपके नुमाइंदा खुसूसी, मेरे दोस्त भी है ना बड़े अच्छे, तो जल्दी से हमें फ्लुएंट में सदीक जान हम कहते हैं। हमारे पे 5-6 मिनट आप करें बात। जी मैं इनको ये सेकंड करूंगा। देखिए आज यहाँ पे एक बिल्कुल लाहासिल सी बहस, लोकल बॉडीज को आप एक्टिव कर दें। ये देखिए जिन्होंने खिदमत करनी है उनको किसी नोटिफिकेशन की जरूरत है कि लोकल बॉडीज को एक्टिव करेंगे तो मैं अपनी पार्टी के लोगों को भेजूंगा कि जाके खिदमत करें। भाई आप वैसे अपनी पार्टी के लोगों से कहें कि मोहल्लों में जाए, लोगों से जाके पूछें क्या मसला है अपनी। चलें प्राइम मिनिस्टर की टाइगर फोर्स से तो आपको मसला है, लेकिन आपने लोगों से कहें चले आप टाइगर नहीं, आप उनके कोई अबाबील बना लें, उनको कोई उनका नाम हो शहबाज रख लें, कोई उकाब रख लें, लेकिन उनको निकालें तो सही। सिर्फ बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर पे एतराज़ करने के लिए। और सदीक ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जब आपके पास लोकल बॉडीज़ मौजूद थी, जब आपके चेयरमैन नाज़म बैठे हुए थे, टके का उन्होंने काम नहीं किया, टक्के का काम नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनको एम्पावर ही नहीं किया हुआ था। सारी पावर कंसंट्रेट थी यहाँ रायबंड पैलेस के अंदर, और तब आपने किया नहीं। अब क्योंकि आपको पॉलिटिक्स करनी है और आपको प्राइम मिनिस्टर को मिलाइन करना है और प्राइम मिनिस्टर और खिदमत तो करनी नहीं। लेकिन अभी तक जो मुस्लिम लीग पूरी की पूरी है तशरीफ लाई है, खरबों पे लूट के खा गए हैं। और दिया क्या है, 5000 मास्क डॉक्टरों में तकसीम किए हैं जब से शहबाज शरीफ वापस आए हैं। मैं इसमें तो बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों का किरदार इसमें प्रेडोमिनेटली तमाशाई का है, और तमाशाई भी वो जो मैदान में खेलने वाले कप्तान के को थंपिंग नहीं कर रहा। जनरल साहब की तरफ चलते हैं। जनरल साहब मुझे बताइएगा कि हमने अपने रवैये तब्दील करने की कितनी जरूरत है। मुझे सबसे अहम सवाल इस पूरी सिचुएशन में अब यही नजर आ रहा है कि रवैयों को तब्दील करने की जरूरत है, खा वो अवाम हो, अपोजिशन हो, हुकूमत हो। देखिए मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल वर्कर्स इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते थे। हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स तमाम पार्टियों के ये जाके जब वोट इन्होंने लेना होता है तो घर घर जाते हैं। उस वक्त लोगों के यहाँ बिरयानियां भी पहुंचाई जाती हैं, उनको खाने पीने का सामान भी दिया जाता है, उनकी दावतें भी होती हैं। ये वक्त है उनकी मुसीबत। 2 प्लेटें पहुंचा। कल आप वोट लेने के लिए पूछे जाएंगे उनके पास। बेहतर है कि आज ये पॉलिटिकल वर्कर ये काम जिम्मेदारी लेते, PTI अपने वर्कर्स के जरिए पहुंचती है, और अगर उन्हीं लोगों को जाके PMLN वाला भी कोई दे देता है तो दे दे। हर किसी को हक है कि वह अपने तौर के ऊपर अगर खैरात का काम कर सकता है वो करे अपने वतन के, अपने भाइयों के लिए। और ये पॉलिटिकल वर्कर्स को एग्जैक्टली पता होता है कि किस इलाके में कहाँ गरीब लोग हैं, क्योंकि जब वोट लेना होता है, मैंने सुना है कई लोगों से कि फलां इलाके से मुझे वोट नहीं मिले क्योंकि वो इतने पैसे मांग रहे थे, वो गरीब गुरबा लोग हैं। इज्तिमाई तौर पे फलां आदमी उनकी बिहाफ पे बात कर रहा था कि जी वे 200 वोट है मेरे गाँव के,
इन गरीब लोगों को इतने पैसे अच्छा देने जैनब साहब सॉरी मैं आपकी बात तो काट रही हूँ, आपको आखिरी पता है- 1.5 मिनट है, मैं आपका ही कमेंट लूंगी। मुझे छोटी सी एक बात ऐड कर दें जरा, एक ऐसी बात है जो तमाम लोगों को समझनी चाहिए, गहरा पॉइंट मेरे जहन में आया कि ये तमाम लोग लालच के लिए करते हैं ना कि वोट मिलेगा तो बिरयानियों की देगे भी देंगे, 2-2 प्लेटें भी खिलाएंगे। अरे आप अल्लाह को राजी कर दें, अल्लाह के बंदे को जिसकी भूख आप मिटाएंगे, आपने अल्लाह को राजी कर दिया तो वोट क्या बहुत कुछ मिल जाएगा, यही नियत कर लें। जी जैनब साहब देखिए बात ये है, आज तो एक खाले के एक कायनात calamity राजी हो है, गए तो एक बात ही खत्म crisis हो गई ना। situation है। आज क्राइसिस सिचुएशन है, लोग आपको माफ नहीं करेंगे। वो याद रखेंगे कि कौन पॉलिटिकल वर्कर्स थे जो उनके पास पहुंचे इस मुसीबत में और किस पार्टी के लोग नहीं पहुंचे। ये लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये आज की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। वो बिरयानी वाला किस्सा नहीं है कि लोग अपने नॉर्मल काम भी अंजाम दे रहे हैं, दिहाड़ी पे भी जो जाता है वो पैसे कमा रहा है और फिर रात को उसको आप जाके बिरयानी भी खिला देते हैं। ये वो चीज नहीं है। यहाँ भूख के खिलाफ एक जंग है, ठीक है। और जो लोग आज उनको अप्रोच करेंगे, लोग याद रखेंगे और उनको वोट देंगे कल अगर वो जाके मांगेंगे। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई ठीक है जी, इसमें जरा देर सा- नहीं यही बात करनी प्राइम मिनिस्टर चाहिए। ने कही। ठीक है जी, यही बात कल से याद है कि हम भी कल ही मिलेंगे नाजरीन से इंशाल्लाह, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जैनब साहब आपका बहुत शुक्रिया, बसरा साहब आपका भी, सदीक जान आपका भी बहुत शुक्रिया, बाकी जो मेहमान हमारे साथ मौजूद थे उन दोनों का भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।